Yes, hi guys, very good evening. Very good evening. चले भाई, करे स्टार्ट। अभी ऑल ओके है ना? ऑडियो वीडियो ऑल परफेक्ट? दिख नहीं रहा? अब तो दिख रहा हूँ ना? अब तो दिख रहा हूँ कि नहीं बताओ? चलो भाई, तो अपना यूनिट 2 जो है कंसीडरेशन, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आ गया है ना। आज अपन कंप्लीट कर देंगे इसको। एंड हम लोग नया जो यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 3, वो करेंगे कल से। ओके सर, आज रेड शर्ट क्यों? मतलब दिन होता है क्या ऐसे शर्ट पहनने का? है ना, हद हो गई यार, मतलब। है ना। ये अच्छा सवाल है, पूछ रहे हैं कि ऑरेंज है कि रेड है। वेरी गुड क्वेश्चन है, प्राउड ऑफ यू। अब दिख रहे हैं ना? हाँ, चलो। तो सुनिएगा, तो यहाँ पर कल आप पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? हाँ ना, यहाँ पर कल आपने पढ़ा था कंसीडरेशन में, इवन अ थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू। ठीक है, सूट बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने पढ़ा था प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है कि वैसे स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट जो है, ही कैन नॉट फाइल अ सूट, ही कैन नॉट स्यू। तो वैसे तो स्ट्रेंजर आपके ऊपर केस नहीं कर सकता है ना, नॉर्मली तो ये था। ठीक है, नॉर्मली तो ये था, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ आपके एक्सेप्शन थे जिसमें आपका कोई अजनबी भी आपके ऊपर बिल्कुल केस कर सकता था। 80% आए, बधाइयो बधाइयो। है ना, चलिए। तो यहाँ पर सुनिएगा, यहाँ पर सुनिएगा, पहले तो आपको इंट्रो दिया हुआ था, फिर आपके पास अलग अलग पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट क्या था? इन केस ऑफ ए ट्रस्ट। तो अगर आपने कोई ट्रस्ट वगैरह क्रिएट किया है, हाँ, जैसे मंदिर वगैरह के ट्रस्ट होते हैं, वैसे आपने किसी भी प्रकार का कोई ट्रस्ट क्रिएट किया और ट्रस्ट को आपने किसी के फायदे के लिए बनाया। जैसे कल हमने ये पढ़ा था कि आपने ट्रस्ट बनाया था, है ना, किसके लिए? हाँ, ड्राइवर्स के लिए। कहाँ गया यार, इतना प्यारा ट्रस्ट बनाया था हमने, है ना। महिला पीड़ित ड्राइवर कहाँ गया? है ना, महिला पीड़ित ड्राइवर, हाँ। औरत से पीड़ित ड्राइवर, औरत से पीड़ित ड्राइवर चैरिटेबल ट्रस्ट, है ना। इस तरीके से आपने क्या किया था? इस तरीके से आपने एक ना ट्रस्ट क्रिएट किया था, और उसमें हम बेनिफिट किसको देने वाले थे? उन सारे ड्राइवर्स को देने वाले थे जिनको रोड में मार पड़ी है। ठीक है, तो कल जाके अगर आप इन ड्राइवर्स को फायदा देने से मना कर दो, बेनिफिट देने से मना कर दो, तो बिल्कुल आपके ऊपर आके वो केस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ट्रस्ट को जो हमने ट्रस्ट को जो काम दिया है, अगर ट्रस्ट अपना काम पूरा नहीं कर रहा है, देन बेनिफिशियरी कैन स्यू अपॉन ट्रस्ट। जो बेनिफिशियरी होगा वो ट्रस्ट के ऊपर केस कर सकता है। ठीक है, परफेक्ट। है ना, आज महाराष्ट्र बोर्ड का रिजल्ट था, वेरी गुड, 90.33। हो, क्या बात है, बधाई हो। है ना, जबरदस्त, 91। ओ हो, 91, 90.33, बहुत बढ़िया, बधाई हो बधाई हो। है ना, चलिए। नेक्स्ट है आपका इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट।
नेक्स्ट है आपका इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट। तो अगर आपने फैमिली में किसी के नाम पर प्रॉपर्टी वगैरह की होगी, ठीक है, एंड अगर आपने रिटर्न में उसको लिख के दे दिया था, तो आपने एक बार रिटर्न में लिख दिया तो फिर सामने वाली पार्टी आपके ऊपर केस कर पाएगी। जैसे यहाँ पर दो भाइयों ने डिसाइड क्या किया था, लिखित में डिसाइड किया था, लिख के डिसाइड किया था कि जब भी बंटवारा होगा हम मम्मी को 20,000 रुपए देने वाले हैं। अभी कल जाके अगर मम्मी को 20,000 रुपए नहीं दिए, है ना, ये कौन है, 100% से भी ऊपर लिख रहे हैं, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तुमको, है ना। चलो सुनो, है ना, सुनिएगा। तो यहाँ पर क्या, हमें यहाँ पर क्या, टू ब्रदर्स कौन कौन से आपके एक्स एंड वाई, तो उन्होंने कहा था कि हम मम्मी को 20,000 रुपए देंगे जब बंटवारा होगा तो, और अगर नहीं दिया, है ना, अगर नहीं दिया तो फिर मम्मी आपके ऊपर केस कर सकती है, क्योंकि आपने ये ऑलरेडी लिख के डिसाइड कर लिया था। ऑल्दो हो सकता है कि मम्मी ने उस पर साइन नहीं किया हो, फिर भी आपके ऊपर केस कर सकती है, ठीक है ना। चलिए अब सुनेगा नेक्स्ट आपका इन द केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स या अरेंजमेंट्स। तो अगर आपने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह किए, मतलब आपके यहाँ पर कोई बहन है ना, कोई लेडी है, कोई लड़की है, तो पापा ने आपको कहा था बंटवारे के टाइम पे कि जब भी शादी होगी इसकी शादी के लिए 10-10 लाख आपको अलग से निकालने पड़ेंगे। तो भले उस लड़की ने आपके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया हो, फिर भी वो आपके ऊपर केस कर सकती है, ठीक है। तो जहां पर फैमिली सेटलमेंट होता है या अरेंजमेंट्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ पर कोई दूसरी पार्टी आपके ऊपर केस कर सकती है। जैसे यहाँ पर अपन ने क्या एग्जाम्पल पढ़ा था कि एक पति जो है अपनी पत्नी को बहुत मारता था, तो उसकी पत्नी छोड़ के चली गई थी। अब उसका पति जो है उसके ससुर के पास गया, है ना, पति अपने ससुर के पास गया और कह रहा है कि मैं अपनी बेटी को, आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा, है ना, इसको यहाँ पर मेरे यहाँ पर वापस भिजवा दो, और अगर नहीं रख पाया तो मैं आपको पैसे दूंगा या इसको पैसे दूंगा, ठीक है। फिर वो लड़की को वापस लेके गया, लेकिन वापस परेशान करने लगा। तो यहाँ पर वो जो लड़की है वो बिल्कुल केस कर सकती है, भले उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हो, है ना, भले उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हो, लेकिन उसके पापा के साथ किया था और उसके बेनिफिट के लिए किया था, तो लड़की बिल्कुल केस कर सकती है ना। अच्छा, आज अब्बड़ सर का लेक्चर था ना, पहला लेक्चर, है ना, मजा आया कि नहीं, है ना। आज इकोनॉमिक्स का लेक्चर था आपका, मैंने सुना, है ना, अब्बड़ सर का। हाँ, तन्मय कह रहा है ओहो स्वाद आ गया, क्या चखाया सर ने, है ना, क्या चखाया सर ने, धमाका, बहुत जोरदार, है ना। मेहर इज लाइक जिनके सच में मार्क्स आ जाते हैं उनको भी कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, इतने मार्क्स बांटे हैं, तो इसलिए मैं भी ज्यादा रिएक्शन ही नहीं दे रहा हूँ, है ना। अभी 90 है, 91 है, 95 है, सब अभी एक बराबर है ना, सब अभी एक बराबर है। मजा आ गया ना, बहुत बढ़िया। डोमेस्टिक वायलेंस का केस करेगी घरवाली, पॉसिबल है सर, तो ज्वालामुखी है, पहली पहली बार आपकी मुलाकात हुई ना, बहुत मजा आएगा आपको, है ना। ओह, केमिस्ट्री ट्यूटोरियल्स इज लाइक ईयरफोन्स लगाने की नौबत आ गई थी। तो मोदी सर अब्बड़ सर दोनों के लेक्चर में थोड़ा ऐसे ही होता है ना, ईयरफोन आपको जो है अपने सही रखने पड़ेंगे। स्वामी बेबी कर रहे थे बार बार, शादी हो गई है बोलना, है ना, उनकी शादी हो गई है बोलना। अच्छा, मेरा नाम बताया स्वामी बेबी इसलिए, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड। चलो सुनो, तो यहाँ पर फोकस करो। अब नेक्स्ट आपका इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में किसी और को बेनिफिट देके रखा था, जैसे यहाँ पर लपूट महाविद्यालय में, है ना, हमने इनका जो है एडमिशन कराया था, किनका कराया था, नमन का, है ना। लपूट एजुकेशन सोसाइटी या लपूट लिमिटेड या लपूट महाविद्यालय में हमने नमन का क्या करवाया था, एडमिशन करवाया था, उसके पापा ने करवाया था, ठीक है। तो पापा गए लपूट महाविद्यालय में और कहा कि हमारे लड़के को लपूट बनाओ, है ना, मतलब छपरी बनाओ आपकी भाषा में। तो अगर अच्छे से छपरी नहीं बनाया तो नमन जो है वो भी केस कर सकता है, भले कॉन्ट्रैक्ट उसने साइन नहीं किया हो फिर भी, है ना, फिर भी। ओके, परफेक्ट, क्लियर, है ना। चलिए अब नेक्स्ट है आपका, है ना, ये हो गया डन, परफेक्ट। देन नेक्स्ट आपका एक्नॉलेजमेंट और स्टॉपल। एक्नॉलेजमेंट और स्टॉपल का मतलब क्या, इफ अ पार्टी हैज शोन बाय द कंडक्ट दैट ही इज एजेंट ऑफ सम अदर पार्टी। अगर एक पार्टी ने अपने कंडक्ट से, अपने बिहेवियर से ऐसा दिखाया है कि वो किसी और पार्टी का क्या है ना, वो किसी और पार्टी का क्या है, किसी और पार्टी का एजेंट वगैरह है, तो फिर उसको भी हम लायबल मानेंगे, उसके ऊपर केस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक बंदे ने दूसरे को पैसे दिया था, है ना, एक ने दूसरे को पैसे दिया था और कहा था तीसरे को पैसे देना, सही बात है ना। ए ने बी को पैसे दिया था फॉर एग्जाम्पल, और बी को बोला था सी को पैसे दे देना, ठीक है। और बी ने क्या किया था, सी को फोन करके बताया था कि आपके पैसे मेरे पास रखे हुए हैं। तो एक बार आपने फोन करके बता दिया ना, तो कहानी वहीं पर खत्म। फिर सी जो है वो बी के ऊपर केस कर सकता है। डन, एकदम परफेक्ट, क्लियर, है ना। बच्चे इतने कम क्यों है भाई, जैसे छिछोरे में मम्मी के पापा थे,
अच्छा, है ना, बच्चे तो कम क्यों है आज, है ना, अकाउंट्स में कितने बच्चे देख रहे हैं बताओ, है ना, अकाउंट्स में क्या हाल है ना, मुझे भी अब लगता है कि चालू करना पड़ेगा जूम पे, है ना, फिर मैसेज भेजना पड़ेगा आपको, है ना, फिर मैसेज भेजना पड़ेगा कि आपका एक्सेस छीन लिया जाएगा। अब्बर सर की क्लास में थे, वेरी गुड, एक को चालू हुआ ना, रिजल्ट का शौक है इसलिए वो, है ना, हमसे ही प्यार नहीं आप लोगों को, नहीं, है ना, हमने ही कुछ तो किया है ना, बहुत बढ़िया। आज कम थे कंपेरेटिवली 200 प्लस 200, है ना, बहुत बढ़िया, बधाई हो। चलो ठीक है ना, सुनिएगा प्लीज यहाँ पर ध्यान से। तो यहाँ पर आपको बोला था एक्नॉलेजमेंट और स्टॉपल, तो अगर किसी पार्टी ने अपने कंडक्ट से दिखा दिया है कि वो किसी और का एजेंट वगैरह है, तो वहां पर भी उसके ऊपर केस किया जा सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, इन द केस ऑफ कॉवेनेंट अर्निंग विद द लैंड, मींस इन द केस ऑफ कंडीशंस अटैच्ड विद द लैंड। तो अगर आपकी लैंड के साथ कुछ कंडीशंस अटैच थी और जमीन बेचते वक्त आपने ऑलरेडी बायर को बता दिया था कि भाई ये कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी, तो सेलर जो है ना, सेलर वो भी फॉलो करवा सकता है, और सेलर का जो इनहेरिटेड पर्सन रहेगा, है ना, इनहेरिटेंस में रहेगा, जो उसका वसीयत में उसका वारिस जो रहेगा, है ना, वो भी सामने वाले को फॉलो करवा सकता है। तो सेलर भी सामने वाले को फॉलो करवा सकता है, और सेलर का जो बेटा या बेटी जो भी है वो भी फॉलो करवा सकता है। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर है कि नहीं, है ना, बहुत बढ़िया। अब देखिए नेक्स्ट, है ना, अब देखिएगा नेक्स्ट, ये आपका इन द केस ऑफ कॉवेनेंट अर्निंग विद द लैंड, तो इसका आपने कंडीशन भी पढ़ा था, मतलब एग्जांपल पढ़ा था। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट। तो अगर आपने एजेंट के थ्रू कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, आपके एजेंट और कस्टमर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उसमें आप तो प्रिंसिपल हो, आप तो मेन इंसान हो, तो आप तो बिल्कुल केस कर ही सकते हो, आपके पास पूरा पूरा अधिकार है कि आप सामने वाली पार्टी के ऊपर केस करो। ठीक है, सो दीज आर दी फ्यू पॉइंट्स, सिनेरियोज, जिसमें एक स्ट्रेंजर जो है वो भी केस कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। चलो क्लियर हुआ क्या, हाँ या ना बताइए, हाँ ना, समझ आया, बताइए, डन। परफेक्ट, हो जाएगा अर्शिका बेटा, हो जाएगा, चिंता मत करो, है ना, डेली का डेली पढ़ रहे हो तो कंप्लीट हो जाएगा। आप डेली का नहीं पढ़ रहे हो, आप अगर ऐसा सोच के बैठे हो, ठीक है, कि पूरा एक बार आपका सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद सेल्फ स्टडी करोगे तो दिक्कत है, डेली का पढ़ने वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं। डन, परफेक्ट, क्लियर, चले आगे, है ना। अब देखिए नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहां पर वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन। सो वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन में क्या होता है कि वैसे तो हमने पढ़ के रखा है कि आपका कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तब होगा जब उसमें कंसीडरेशन होगा, है ना। जनरली अगर कंसीडरेशन मिसिंग है, देयर इज नो क्विड प्रो क्यू, अगर ऐसा है ना, अगर आपको कंसीडरेशन वगैरह मिसिंग है, तो फिर आपकी वैलिडिटी जो है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, 10 से 15 सितंबर के बीच का अपना टारगेट है ना, नेक्स्ट 40-45 डेज में अपना टारगेट है कि आपका लॉ कंप्लीट होना चाहिए। ओके, परफेक्ट, है ना, चलिए तो सुनिएगा, मेरे साथ ही याद करना है ना बेटा, मेरे बात थोड़ी करोगे, यशिका मेरे साथ ही तो करोगे, और कब करोगे, सिलेबस खत्म होने के बाद थोड़ी याद करने बैठोगे, है ना। सुनो, तो वैसे तो क्या होता है कि वैसे तो विदाउट कंसीडरेशन आपका कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता है, बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस। इन एक्सेप्शनल केसेस में जहां पर आपका कंसीडरेशन नहीं भी रहा, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है और आप सामने वाली पार्टी के ऊपर केस कर सकते हो। ठीक है, सुनिए, अब यहां पर देखो अलग अलग पॉइंट है, सेक्शन नंबर 25, ये सेक्शन नंबर याद रखना, ये तो सेक्शन नंबर 25 है ना, ये सेक्शन नंबर आप याद रखना। इसमें क्या बोला है, द जनरल रूल इज दैट एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड। तो जनरल रूल तो क्या है आपका, है ना, आपका जनरल रूल क्या है, द एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड, कि कोई भी एग्रीमेंट अगर बनाया गया है विदाउट कंसीडरेशन तो वो हो जाता है वॉइड, ये जनरल रूल है, और ये लिखा हुआ है आपका सेक्शन नंबर 25 में। परफेक्ट, इन एवरी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसीडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो या तो आपको पता है, ये आपको बेसिक बेसिक चीजें दी गई है। इन दी फॉलोइंग केसेस द एग्रीमेंट दो मेड विदाउट कंसीडरेशन विल बी वैलिड एंड इन्फोर्सिएबल। तो ये कुछ कुछ केसेस हैं जहां पर कंसीडरेशन नहीं भी रहा तो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाता है। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में उन्होंने बोला नेचुरल लव एंड अफेक्शन,
है ना। पहला पॉइंट है आपका नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो अगर आपने किसी के साथ किसी प्रकार का एग्रीमेंट किया है आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, तो फिर कंसीडरेशन नहीं भी रहा तो भी वैलिड माना जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां पर कौन है ना, यहां पर देखिए तन्मय है। ठीक है, अज्यूम करिए कि यहां पर तन्मय है। तो तन्मय के जो पापा है ना, तन्मय के जो पापा है ना, तो तन्मय के पापा ने तन्मय से कहा था कि बेटा अगर तू सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर कर गया है ना, अगर तू सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर कर गया तो मैं ना तुझे पिलाने वाला हूं विस्की, है ना। मैं तुझे विस्की पिलाऊंगा, कौन सी वाली, एंटिक्विटी ब्लू। फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो है ठीक है, तो सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से, है ना, सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से कि तन्मय के जो पापा हैं उन्होंने तन्मय से क्या कहा कि अगर भाई तू एक बार में सीए फाउंडेशन क्लियर कर गया तो मैं तेरे को पिलाऊंगा एंटिक्विटी ब्लू। ठीक है, तो तन्मय ने इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। ठीक है, तो तन्मय ने कहा कि 1 मिनट रुकना, तो मैं 1 मिनट रुकना, है ना। वो एक कागज लेके आया और बोला कि इस पे लिख के दो, है ना। एक कागज लेके आया और कहा एंटिक्विटी, बताओ हद हो गई, है ना। हाँ ये रियल नाम है, रियल नाम है ना, गूगल करना आपको मिलेगा। बॉटल भी ऐसी दिखती है, बॉटल भी देखना, है ना, काफी प्यारी बॉटल होती है, आप देखोगे समझेगा आपको, है ना। चलिए तो यहाँ पर उसने क्या किया, है ना, उसने पापा को बोला इसमें लिख के दो, है ना। उसने पापा को बोला कि भाई इसमें लिख के दो कि आपने मुझे एंटिक्विटी ब्लू पिलाने वाले हो, और साथ में उसने क्या किया, इसको ना रजिस्टर भी करवा लिया। ये एग्रीमेंट उसने किया पापा के साथ और इसको जाके रजिस्टर भी करवा लिया, ना। वकील के पास गया और बोला कि इसको नोटराइज वगैरह कर दो, है ना। नोटरी के पास गया और इसको रजिस्टर करवा के आ गया। ठीक, अब देखो इस वाले केस में, है ना, इस वाले केस में पापा ने जो है वादा किया है ना, पापा ने जो है वादा किया है किस बात का, कि वो एंटिक्विटी ब्लू पिलाने वाले। ठीक, अब इसका, है ना, तन्मय का अगर फर्स्ट अटेम्प्ट सीए फाउंडेशन क्लियर हो जाता है और अगर पापा इसको एंटिक्विटी ब्लू नहीं पिलाते हैं तो ये पापा के ऊपर केस कर सकता है क्या, है ना। ये पापा के ऊपर केस कर सकता है क्या, बताइए। तो हाँ, है ना, ये जो है पापा के ऊपर बिल्कुल केस कर सकता है अगर आपसे कोई भी वादा किया गया है आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सीए फाउंडेशन वाली कंडीशन अगर नहीं भी होती, अगर यहाँ पर सीए फाउंडेशन वाली कंडीशन नहीं भी होती, पापा ने सिंपली ऐसे बोल के रखा होता कि जैसे ही तेरे एग्जाम खत्म होंगे, है ना, फॉर एग्जाम्पल 20 नवंबर को, है ना, 20 नवंबर को मैं देखो एंटिक्विटी ब्लू पिलाने वाला हूँ, ऐसा पापा ने बोला। भले बदले में कुछ कंसिडरेशन ना हो, फिर भी, है ना, तन्मय जो है पापा के ऊपर केस कर पाएगा। तो केस सिर्फ और सिर्फ तब कर पाएगा, तन्मय कह रहा है क्या ही बोलूं, है ना। तो तन्मय जी आप बिल्कुल केस कर पाओगे अगर ये कुछ कुछ कंडीशंस फुलफिल्ड हैं तो, है ना। अगर कुछ कुछ कंडीशंस फुलफिल्ड हैं तो, कंडीशंस क्या है तो सुनिएगा, और ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना। पहला क्या बोला है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ये जो प्रॉमिस होना चाहिए, इट शुड बी आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ना, ये कैसे होना चाहिए, ये ना आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। तो पापा और तन्मय के बीच में प्यार था कि नहीं था, ऑफकोर्स तभी तो पिला रहे थे, तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन था। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या, दे शुड बी इन अ नियर रिलेशनशिप, है ना। उनका कैसा होना चाहिए, नियर रिलेशनशिप होना चाहिए। तो सगे संबंधी रहे तो भी चलेगा, एकदम खास मित्र वगैरह रहे तो भी चलेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। थर्ड पॉइंट, इट मस्ट बी इन राइटिंग, है ना, लिखा हुआ रहना जरूरी है। थर्ड पॉइंट इज लिखना भी जरूरी है, तो इसलिए तो उसने तन्मय ने लिखवा लिया था क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उसका पड़ा हुआ था। एंड लास्ट क्या, इट मस्ट ऑल्सो बी रजिस्टर्ड अंडर द लॉ, और उसको रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें एक भी कंडीशन पूरी हुई चलेगा या सारी की सारी पूरी होनी चाहिए, है ना। इसमें एक भी कंडीशन पूरी हुई तो चलेगा या सारी की सारी पूरी होनी चाहिए, तो इसमें सारी की सारी पूरी होनी चाहिए। अगर ये सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल्ड हैं तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, कंसीडरेशन नहीं भी है, अगर कंसीडरेशन नहीं भी है तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड है एंड आप पापा के ऊपर केस कर सकते हो। चलो क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है, समझा कि नहीं बताओ, है ना। बच्चे इसको कंपेयर कर रहे हैं बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर से या फिर सोशल एग्रीमेंट से,
तो सोशल एग्रीमेंट में मैंने आपको बताया था क्या कि लिखा हुआ रहना चाहिए और उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ऐसा तो वहां पर नहीं था, तो यहाँ पर है। तो आप कंपेयर कर रहे हो तो सारे पॉइंट्स करो प्लीज, है ना। आप सिर्फ और सिर्फ हेडिंग कंपेयर ना करो, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ हेडिंग कंपेयर ना करो। सर ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, इलीगल है ना, क्यों दारू पिलाना का इलीगल है, हद मचाते हो। ये कह रहे हैं दारू पिलाना इलीगल है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, और आप अगर बाकी चीजों के साथ कंपेयर कर रहे हो तो कृपया करके सारे के सारे पॉइंट्स करें। वहां पर सोशल एग्रीमेंट में हम लिखवाते थे क्या, है ना, मम्मी ने बोला करेला खिलाएगी नहीं खिलाई, तो हम केस करते थे नहीं करते थे, क्योंकि भले नेचुरल लव एंड अफेक्शन में था लेकिन वो लिखा हुआ नहीं था, वो रजिस्टर्ड नहीं था। लेकिन यहाँ पर आपने लिखवा भी लिया है ना, यहाँ पर आपने लिखवा भी लिया है और रजिस्टर भी करवा लिया है। समझ आया डिफरेंस, समझ में आया ना। तो यहाँ पर अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल्ड हुई, है ना, ये सारी कंडीशंस होगी तो ही वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। एक भी मिस हो गई तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना, एक भी अगर मिस हो गई तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बोलो समझ हुआ, समझ आया कि नहीं? परफेक्ट, है ना। चलिए अब इसमें सुनिएगा, है ना, इसमें सुनिएगा। ये तो आप मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, अब देखना नेक्स्ट, है ना, अब देखना नेक्स्ट। कंसीडरेशन मैंने गायब कर दिया ना मेहर, मैंने बोला था अगर फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट वाला नहीं है, सिर्फ सिंपली क्या बोला था, दारू पिलाऊंगा, इतना ही। ठीक है, आपने अगर पूरा सुना होता तो आपको दिक्कत नहीं जाती मेहर। ठीक है, डन, परफेक्ट। और सुनो, है ना, और सुनो। यहां पर वैशाली जो है ना, सुनिएगा, यहां पर वैशाली जो है, तो वैशाली की मम्मी ने इसको क्या कहा था, है ना, वैशाली की मम्मी ने इसको क्या कहा था, वैशाली की मम्मी ने कि तू ना मुझे कल से अपनी शक्ल मत दिखाना। सुनिएगा, वैशाली की मम्मी ने वैशाली से कहा कि तू ना मुझे अपनी कल से शक्ल मत दिखाना, है ना, और मैं इस बात के तेरे को पैसे दूंगी 10,000 रुपए पर मंथ, है ना, तेरी शक्ल देख देख के मैं हो गई हूं बोर। ऐसा वैशाली की मम्मी वैशाली से कह रही है कि कल से तू अगर अपनी शक्ल नहीं दिखाएगी, ठीक है, तो मैं तेरे को 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से दूंगी। तो अब वैशाली जो है उसने ये बात काफी सीरियसली ले ली। वैशाली गई, है ना, एक पेपर लेके आ गई, उसमें बोला कि लिख के दो, है ना, उसको बोला कि मम्मी को बोला कि लिख के दो, और इसको ना रजिस्टर भी करवा दिया, है ना, और लॉयर के पास गई और बोला कि इस पर जो भी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह है वो सब हम पे कर देंगे और इसको रजिस्टर करो। करेक्ट, परफेक्ट। तो अब ये तो देखो एग्रीमेंट हो गया, लिखित में भी हो गया। अब कल जाके मम्मी ने पैसे देने से मना कर दिया, मम्मी ने बोला कि कोई यहाँ पर 10,000 रुपए आपको नहीं मिलेंगे। तो मुझे बताओ कि क्या ये मम्मी के ऊपर केस कर सकती है? हाँ ना, मुझे बताओ कि क्या ये मम्मी के ऊपर केस कर सकती है, बताओ हाँ या ना, फटाफट से, है ना, हाँ या ना, फटाफट से बताओ, क्या ये मम्मी के ऊपर केस कर सकती है? हाँ कह रहे हैं, है ना। कपिल नहीं कह रहा है, क्यों नहीं कर सकते? वेरी गुड तन्मय, है ना, देव भी नहीं कह रहा है, जुनैद भी नहीं कह रहा है, बाकी मेजोरिटी कह रहे हैं हाँ मम्मी के ऊपर केस कर सकते हैं। मुझे बताओ कि मम्मी और वैशाली का नियर रिलेशन था क्या, है ना, मम्मी और वैशाली का नियर रिलेशन था क्या? बिल्कुल था, नियर रिलेशन था, रिटर्न में भी था, रजिस्टर्ड भी था, लेकिन क्या नहीं था, है ना, दोनों के बीच में क्या नहीं है, दोनों के बीच में प्यार नहीं पनप रहा है। सो व्हाट इज मिसिंग, है ना, नेचुरल लव एंड अफेक्शन मिसिंग है। हमने वादा तो किया था लेकिन किस क्या बोल के किया था, हमने वादा तो किया था लेकिन क्या बोल के किया था, है ना, कि अपना मुंह मत दिखाना। तो ये नफरत के कारण किया था, दिस वॉज नॉट बिकॉज ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो यहाँ पर ही केस कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते भाई। यहाँ पर जो है वैशाली अपनी मम्मी के ऊपर बिल्कुल केस नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल लव एंड अफेक्शन मिसिंग था। चारों में से अगर एक भी पॉइंट मिस हो गया तो आप केस नहीं कर पाओगे। बोलो समझ आया, है ना, बोलो समझ आया कि नहीं, हाँ या ना, परफेक्ट। तो क्योंकि नेचुरल लव एंड अफेक्शन मिसिंग था तो इस वजह से नहीं कर सकता था, है ना। उसी प्रकार से, है ना, फातिमा कह रही आउच लव, ओ यस, है ना। देखो अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कौन है, अनन्या, है ना, समझिए यहाँ पर कौन है, यहाँ पर अनन्या है, ठीक है। अनन्या ने अपने बॉयफ्रेंड को, अनन्या ने अपने बॉयफ्रेंड से वादा किया था कि वो उसको हर महीने, है ना, 501 रुपए देगी। अनन्या ने अपने बॉयफ्रेंड से वादा किया था कि वो उसको हर महीने 501 रुपए देगी, है ना, क्यों? क्योंकि इसको बहुत प्यार करती थी, है ना। अनन्या अपने बॉयफ्रेंड को, है ना, कतई जबरदस्त तरीके से प्यार करती थी। तो अनन्या ने अपने बॉयफ्रेंड को कहा कि मैं तेरे को हर महीने के 501 दूंगी, ठीक है। तो उसका बॉयफ्रेंड अगेन, है ना, सीए वाला था, तो उसने
कागज लिया, उससे लिखवाया और उसको रजिस्टर भी करवाया, है ना, उसको उसने रजिस्टर भी करवाया। और कल जाके है ना, अनन्या जो है वो क्या कर रही है, वो पैसे देने से इनकार कर देती है, तो क्या उसका बॉयफ्रेंड उसके ऊपर केस कर पाएगा, है ना, क्या उसका बॉयफ्रेंड उसके ऊपर केस कर पाएगा अनन्या के ऊपर? तो यहां पर ना कोर्ट एक चीज मिसिंग मानता है, क्योंकि देखो आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो तो आपका क्या टेम्पररी फेस चलता है, आज है कल नहीं है ना, तू नहीं और सही, तू नहीं और सही, तो ऐसा वाला केस चलता है। तो यहां पर, है ना, वेरी गुड, तो यहां पर आपका नियर रिलेशन नहीं माना जाता है। आपके हिसाब से होगा, आपको लगता होगा, है ना, आपको लगता होगा, लेकिन कानून नहीं मानता है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो है इसमें नियर रिलेशन आपका नहीं मानता है। ठीक है, समझ आया? तो इस वजह से जो बॉयफ्रेंड है वो अनन्या के ऊपर केस नहीं कर पाएगा। भरोसा नहीं था उसको अनन्या पर, उसकी हरकत ही ऐसी थी कि कैसे भरोसा कर ले। ठीक है, डन, परफेक्ट, समझ आया? ठीक है, चलो सुनो, तो यहां पर पहला पॉइंट आपको क्या बोला है कि आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, तो इन्होंने क्या कहा है कि अगर आपने कोई भी किसी के साथ वादा किया है और अगर उसमें कंसीडरेशन मिसिंग भी है तो भी हम उसको वैलिड मान सकते हैं, अगर ये चारों पॉइंट्स पूरे हैं तो। हाँ, रिश्तेदार होंगे चलेगा, घर वाला कोई रहेगा, भाई बहन वगैरह वगैरह, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, बचपन का प्यार, यस, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या बोला था, नेचुरल लव एंड अफेक्शन नियर रिलेशनशिप राइटिंग में होना चाहिए एंड इट शुड आल्सो बी रजिस्टर्ड, सो ऑल फोर कंडीशन शुड बी देयर एंड आपको चारों की चारों याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, a written and registered agreement based on natural love and affection between the parties standing in near relation, that is husband and wife to each other, is enforceable even without consideration। तो सिमिलरली, है ना, मियाँ बीवी ने एक दूसरे से वादा किया, लेकिन मियाँ या बीवी ने वो उसको लिख के रखना चाहिए, लिखवा के रखना चाहिए और उसको रजिस्टर भी करवाना चाहिए। ठीक है, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ का नियर रिलेशन माना जाता है। तो कल जाके अगर पापा आपकी मम्मी से किसी प्रकार का वादा करें तो मम्मी को ये समझा दो कि आप ये करके रखो, है ना, सेफर साइड करके रखो, कल जाके केस करने में काम में आएगा, है ना। ओके, परफेक्ट, क्लियर है क्या, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए अब सुनिएगा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 18। क्लॉकर बॉय क्या पूछ रहा है, सर आप सेक्शन भी पढ़ाओगे मतलब? हाँ देखो, एग्जांपल नंबर 18, अ हस्बैंड बाय रजिस्टर्ड एग्रीमेंट प्रॉमिस टू पे अर्निंग्स टू हिज वाइफ। तो भाई देखो हस्बैंड कितना अच्छा था, है ना, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट से उसने वादा किया था अपने पत्नी को, घरवाली को पैसा देने के लिए। हेल्ड द एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वाज वैलिड, और यहाँ पर एग्रीमेंट अगेन वैलिड रहेगा क्योंकि लिखा हुआ था, इस वजह से। फ्रेंड्स के साथ नहीं, है ना, फ्रेंड्स के साथ नहीं माना जाएगा, फ्रेंड्स के साथ कोई नियर रिलेशन नहीं होता है ना, लॉ के हिसाब से नहीं होता, आपके हिसाब से कैसा भी रिलेशन हो सकता है, लॉ के हिसाब से नहीं होता है। ठीक है, परफेक्ट। फोर्सफुली शादी हुई होगी तो जाके तलाक दे दो, है कि नहीं, हाँ ना, जाके तलाक दे दो, क्या ही कर सकते हो। चलो सुनो नेक्स्ट है आपका एग्जांपल नंबर 19 में, ए, है ना, ए आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रोमिसेस टू गिव हिज न्यूली वेडेड डॉटर इन लॉ। तो इसकी जो नई नई बहू थी, है ना, ए को जो है अपनी बहू पर बहुत ही प्यार आ रहा था, तो ए ने अपनी बहू को क्या कहा, मैं आपको एक गोल्डन नेकलेस दूंगा 5 लाख का, है ना, घरवाली बोल रही है मेरे को नहीं दिया, बहू को दे रहा है, कितने का, 5 लाख रुपए का, किसको दे रहा है, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन उसने अपने बहू को कहा कि मैं देखो गोल्ड का नेकलेस लेके दूंगा 5 लाख रुपए का। ठीक है, परफेक्ट, है ना। ए मेड द प्रॉमिस इन राइटिंग, लिख के भी दिया था, साइन भी किया था एंड रजिस्टर्ड भी था, द एग्रीमेंट इज वैलिड। और ये एग्रीमेंट कैसा है, ये एग्रीमेंट भी वैलिड है क्योंकि बहू भी आपके नियर रिलेशन में मानी जाती है ना। केमिस्ट्री ट्यूटोरियल्स कह रही है मतलब ब्लड रिलेशन, मैंने बोला ब्लड रिलेशन, मैंने कहा बोला ब्लड रिलेशन, नहीं बोला ना मैंने, है ना। और बहू का और ससुर का कौन सा ब्लड रिलेशन होता है, कोई नहीं होता है। परफेक्ट, समझ आया? तो भाई देखो, है ना, यहाँ पर अगर आपने बहू को एक बार वादा कर लिया और वो भी लिख के कर दिया तो देना ही पड़ेगा, अगर नहीं दिया तो बेटा वो कौमोलिका बन जाएगी। अगर आपने उससे वादा किया और आपने उसको अगर डायमंड नेकलेस अगर नहीं दिया, है ना, तो अब वो आपके लिए क्या बन जाएगी, कौमोलिका बन जाएगी। कौमोलिका मतलब कौन, है ना, आपको शायद पता नहीं होगा, मैं बताता हूँ, है ना, कौमोलिका मतलब कौन, आपने देखा होगा, हाँ, नहीं तो बताता हूँ, है ना, 1 मिनट। ये, है ना, आपकी बहू जो है ऐसी बन जाएगी, देखो ऐसे ऐसे घूर घूर के देखेगी आपको, अगर आपने क्या किया, अगर आपने उससे वादा पूरा नहीं किया तो। ठीक है, अमन कह रहा है मैं बताता हूँ, हाँ ये है ना, मैं दिखा देता हूँ ना, चिंता कर रहे हो, आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, इस टाइप की, है ना, ऐसी,
समझ रहे हो? क्लियर है, समझ आया, डन, परफेक्ट, बाकी तो आप समझ गए हो। चलो, तो ये पहला पॉइंट था आपको कौन सा वाला, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो आप कह रहे थे एग्जाम में क्या लिखना है, तो ये कॉमुनिका वाला एग्जाम्पल लिखो आप, है ना, बहू वाला लिख के आओ, पति पत्नी वाला लिख के आओ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, मॉन्जोलिका नहीं है वो, कॉमोलिका है। मॉन्जोलिका, अबे तुमने देखा ही नहीं है कुछ, देखना है ना मॉन्जोलिका कौन थी, सुनना। कॉमोलिका, सॉरी, है ना। चलिए सुनिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 1 क्या था आपका, पॉइंट नंबर 1 था आपका नेचुरल लव एंड अफेक्शन। पॉइंट नंबर 2, है ना, पॉइंट नंबर 2 है आपका कॉम्पनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज। तो सुनना, है ना, यहाँ पर उन्होंने एक्सेप्शन क्रिएट किया है, कॉम्पनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज, है ना, कॉम्पनसेशन किसका है, पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज का है। तो यहाँ पर समझिए कोमल जो है ना, यहाँ पर कोमल जो है ना, अमन तो ऐसे गालियां दे रहा है उसको जैसा उसका ब्रेकअप करवाया हो, क्या हो गया, है ना, तुम्हारे घर में फूट डाली थी उसने, है ना, तुम्हारी दादी को भड़काया था, क्या किया था कोमलिका ने, गालियां दे रहा है बेचारी को। अमन कह रहे पढ़कर स्माइल देते हो, तो क्या करूं उसको, है ना, क्या चाहते, क्या करूं मैं, है ना। चलो सुनो, तो यहाँ पर कौन थी, है ना, कोमल जो थी, है ना, कोमल जो थी अपने बाइक से जा रही थी, है ना, कोमल जो थी ना, कोमल ना अपनी बाइक से जा रही थी बेचारी, ना खड़े होके बाइक चला रही थी, कोमल जो है ना, खड़े होके बाइक चला रही थी, और अचानक रास्ते में एक बार क्या हो गया, इसकी गाड़ी हो गई खराब, है ना। अब देखो जिस टाइप से बाइक इसकी दिख रही है, ये तो खराब होनी थी, सॉरी, तो कोमल की बाइक खराब हो गई, ठीक है। फिर वहां पर, है ना, वहां से एकता भी वहीं से गुजर रही थी, एकता मैडम जो है ना, एकता भी वहीं से गुजर रही थी, और इसने इसकी बाइक को करके दिया रिपेयर, है ना, इसने इसकी बाइक को करके दिया रिपेयर। अब ये बात कब की थी, ये बात थी समझो 15 जुलाई 2021 की। तो 15 जुलाई 2021 को कोमल जो है ना, बाइक खड़ी होकर चला रही थी, और उसका बीच में जो बाइक खराब हो गई, और वहीं से एकता भी गुजर रही थी, तो एकता ने उसको देखा और इसकी बाइक को रिपेयर करके दिया। तो एकता सोच रही थी भाई कोमल कुछ तो पैसे वैसे देगी, तो लेकिन उसने कुछ नहीं दिया, ठीक है। कोमल जो है वो आगे निकल गई, कोमल जो है वो आगे निकल गई, है ना, बिना कुछ बोले समझे, ठीक। फिर उसके बाद, है ना, उसके बाद क्या हुआ समझो, 10 अगस्त को, 10 अगस्त को कोमल ने प्रॉमिस किया, 10 अगस्त को कोमल ने प्रॉमिस किया कि वो एकता को ना 1000 रुपए देगी, है ना। 10,000 को यहां पर क्या प्रॉमिस हमने किया, कोमल ने प्रॉमिस किया कि वो एकता को 1000 रुपए देने वाली है, ठीक। अब यहां पर एकता ने जो काम किया था, है ना, यहां पर एकता ने जो काम किया था वो थी पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज। तो एकता ने क्या किया था, है ना, एकता ने यहां पर क्या किया था, एकता ने दी थी पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज। तो पास्ट में सर्विसेज दी थी, वॉलेंटरी दी थी, अपनी इच्छा से दी थी, है ना, कोमल के बिना कुछ कहे उसकी बाइक बना के दी थी, है ना, फॉर द बेनिफिट ऑफ कोमल। मतलब यहाँ पर अभी वादा कौन कर रहा है, यहाँ पर पैसे देने का वादा कौन कर रहा है, कोमल कर रही है ना। तो कोमल को मैं प्रॉमिसर कह दूं चलेगा, है ना, कोमल ने वादा किया है कि मैं आपको 1000 रुपए देने वाली हूँ, तो कोमल को मैं अभी के लिए प्रॉमिसर कह रहा हूँ, ठीक है। तो एकता ने प्रॉमिसर के लिए काम किया था, पास्ट में किया था, ठीक है। और प्रॉमिसर जो है उस टाइम एग्जिस्टेंस में था, मतलब जिंदा था, है ना, प्रॉमिसर जो है इस दुनिया में होना चाहिए, उसके लिए काम होना चाहिए। एंड बाद में प्रॉमिसर ने खुद से, बाद में प्रॉमिसर ने खुद से कुछ वादा किया है कुछ पेमेंट करने का, ठीक है, हाँ ना, यस तन्मय, वो भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो जो आप कह रहे हो। तो यहाँ पर फ्यूचर में क्या हुआ है, कोमल ने वादा किया है कि वो उसको पैसे देगी। तो पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज के लिए अगर आप बाद में प्रॉमिस करते हो, ठीक है, तो वो प्रॉमिस भी वैलिड होता है ना, वो प्रॉमिस भी बिल्कुल वैलिड होता है। एंड यहाँ पर एकता जो है वो आपके ऊपर केस कर सकती है ना, यहाँ पर एकता जो है आपके ऊपर केस कर सकती है। तो यहाँ पर कोमल ने फ्यूचर में कहा था कि हम उसको पैसे देने वाले हैं, तो भले भले यहाँ पर कोमल को फ्यूचर में कुछ ना मिल रहा हो, है ना, भले फ्यूचर में जब कोमल ने कहा कि मैं 1000 रुपए देने वाली हूँ, तो कोमल को हो सकता है तब कुछ ना मिल रहा हो, फिर भी एकता उसके ऊपर केस कर सकती है। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना, बेसिक जो मैंने बताई वही वाली कंडीशंस है। तो कंडीशंस कौन कौन सी हैं तो देखिएगा, दी सर्विसेज शुड हैव बीन रेंडर्ड वॉलंटरीली, एकता ने, हमने अपनी इच्छा से सर्विस दी थी, पॉइंट नंबर 1।
पॉइंट नंबर 2, इट शुड हैव बीन रेंडर्ड फॉर द प्रोमिसर, इट शुड हैव बीन गिवन फॉर द प्रोमिसर, प्रोमिसर के लिए होना चाहिए। द प्रोमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस। तो भाई यहाँ पर कोमल जो थी वो दुनिया में थी, शी वॉज इन एग्जिस्टेंस जब सर्विसेज दी गई थी। एंड प्रोमिसर मस्ट हैव इंटेंडेड टू कॉम्पनसेट द प्रोमिसी, एंड प्रोमिसर ने बाद में वादा किया कि यहाँ पर पैसे देने वाली है। ठीक है, समझ आया क्या? परफेक्ट। तो आपके लिए पास्ट में कुछ काम किया गया था, उसके लिए आप अगर प्रेजेंट में किसी भी प्रकार का अगर वादा करते हो तो वैलिड रहेगा, आपके ऊपर बिल्कुल केस किया जा सकता है। ठीक, तो 4 कंडीशन है, चारों पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। अ प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट wholly or in part a person who has already voluntarily done something for the promiser is enforceable। तो यहां पर अगर आपके लिए ऑलरेडी है ना कुछ कर दिया गया था, आपके लिए ऑलरेडी कुछ अगर कर दिया गया था और आपने बाद में वादा किया तो वो प्रॉमिस इन्फोर्सिबल रहेगा अंडर सेक्शन 25(2). इन ऑर्डर दैट प्रॉमिस टू पे फॉर पास्ट वॉरंटी सर्विसेज बी बाइंडिंग द फॉलोइंग एसेंशियल फैक्टर्स मस्ट एग्जिस्ट। ठीक है, लेकिन आपने जो प्रॉमिस किया है अगर उसको बाइंडिंग बनाना है, उसको इन्फोर्सिबल करना है, तो ये कुछ कंडीशंस आपके लिए बिल्कुल है ना फुलफिल होनी चाहिए। यस, दिस इज अ पास्ट कंसीडरेशन, है ना, इसको आप पास्ट कंसीडरेशन में भी लिख सकते हो। सिर्फ सेक्शन नंबर 25 आप याद रखना, सब सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है केशव, है ना, सिर्फ और सिर्फ आपने सेक्शन नंबर याद रखा, मोर देन सफिशिएंट है। अब जैसे एग्जांपल में क्या क्या दिया हुआ है, पी फाइंड्स आर्स पर्स एंड गिव्स इट टू हिम। पी ने आर का पर्स ढूंढा और उसको दे दिया। देन आर प्रोमिसेस टू गिव ₹10,000, और आर ने बाद में वादा किया कि 10,000 रुपए देगा, तो दिस इज वैलिड, है ना, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। सिमिलरली मिस्टर एक्स हेल्प हिज नेफ्यू मिस्टर वाई। तो मिस्टर एक्स ने अपने भतीजे या भांजे को किसको भी है ना हेल्प किया टू फाइट अ केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ यूजिंग हिज नॉलेज एंड इंटेलेक्ट। एंड मिस्टर वाई ने जीतने के बाद मिस्टर एक्स को कहा कि मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। तो मिस्टर एक्स ने क्या किया था, मिस्टर एक्स ने वादा किया था किसको, मिस्टर एक्स ने पहले तो हेल्प किया मिस्टर वाई को, और मिस्टर वाई जब जीता तो उसने मिस्टर एक्स को कहा कि मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा बिकॉज ऑफ योर नॉलेज या इंटेलेक्ट या जो भी आपने हमको यहाँ पर हेल्प की है। ठीक है, इन दिस केस इट वॉज हेल्ड दैट दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज कॉम्पनसेशन टू पास्ट सर्विसेज। तो यहाँ पर भी ये वैलिड माना जाएगा। राइटिंग प्रैक्टिस में आपके ग्रुप पे डाल दूंगा, है ना, चिंता ना करो। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस में स्टार्ट कराऊंगा तो आपके ग्रुप पे डाल दूंगा, अभी के लिए होल्ड पे रखो। ठीक है, डन यहाँ तक, डन यहाँ तक, परफेक्ट। चलो, तो ये आपको पॉइंट नंबर 2। अब देखिएगा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है आपका, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट, है ना। नेक्स्ट क्या है आपका, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। टाइम बार डेट का मतलब क्या होता है ना, टाइम बार डेट का मतलब क्या होता है, टाइम बार डेट का मतलब क्या होता है कि जिसमें पैसे लेने का जो टाइम है वो निकल चुका हो। ठीक है, पैसे लेने का टाइम जब निकल जाता है दैट इज कॉल्ड एज टाइम बार डेट। जैसे फॉर एग्जांपल रिया ने 1 अप्रैल 2020 को है ना कुछ गुड्स सेल किए थे ईशांत को। ठीक है, तो यहां पर क्या, रिया ने सपोज 1 अप्रैल 2020 को कुछ गुड्स सेल किए थे किसको, ईशांत को किए थे। ठीक है, और ये बेचे थे क्रेडिट में, मतलब उधार में बेचे थे। ठीक, तो इंडिया में एक लॉ होता है विच इज कॉल्ड एज द लिमिटेशन एक्ट, है ना, इंडिया में एक लॉ होता है विच इज कॉल्ड एज द लिमिटेशन एक्ट। तो लिमिटेशन एक्ट में ये बात लिखी हुई है कि अगर आप किसी से पैसा मांगना चाहते हो, अगर आप किसी से पैसा मांगना चाहते हो तो आपको विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड उससे पैसा मांगना है। अगर एक बार वो टाइम पीरियड निकल गया तो आप उसके ऊपर केस नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे यहां पर रिया ने शांत को माल बेचा कितने का, सपोज 1 लाख रुपए का 1 अप्रैल 2020 को। तो यहाँ पर आपका जो लिमिटेशन एक्ट है वो ना आपको 3 साल का टाइम लिमिट देता है। वो कहता है कि अगर आपको सामने वाले के ऊपर केस करना है तो 3 साल के अंदर अंदर करो। एक बार अगर आपके 3 साल का टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया तो आप केस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर 3 इयर्स कहां पर कंप्लीट हो रहे हैं, है ना, 1 अप्रैल 2020 में अगर आप 3 साल काउंट करेंगे तो कहां तक कंप्लीट हो जाएगा तो मैं 1 अप्रैल 2023 लिखूं, चलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपके 3 साल कब कंप्लीट होंगे, तो 1/4/2023 को होंगे, करेक्ट। तो आइडियली अगर रिया ने ईशांत के ऊपर केस करना है तो 1 अप्रैल 2023 तक कर सकते हैं।
ठीक है, 1 अप्रैल 2023 तक कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 साल का जनरली आपको टाइम लिमिट दिया हुआ है। अब हो सकता है कि रिया ने ईशान के ऊपर केस नहीं किया, ठीक है, 3 साल निकल गए, 3 साल निकल गए, इसका मतलब पैसा डूब जाएगा। अगर 3 साल आपके हुए ना, तो 3 साल में पैसा आपका डूब जाएगा, करेक्ट। लेकिन हो सकता है बाद में, है ना, बाद में ईशांत की अंतरात्मा जाग उठी, है ना। नाउ सपोज ऑन 5 नवंबर 2023, है ना, सपोज 5 नवंबर 2023 को ईशांत ने प्रॉमिस किया, ईशांत प्रॉमिस्ड टू पे द अमाउंट, ईशान ने प्रॉमिस किया कि वो अमाउंट पे करेगा। तो एक बार अगर उसने ये पैसा कहा ना, है ना, उसने अगर एक बार ऐसा कहा, क्या कहा, सॉरी, है ना, अगर उसने एक बार कहा ना कि मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं, देन इट विल बी बाइंडिंग ऑन हिम, है ना, देन इट विल बी बाइंडिंग ऑन हिम। तो कहने का मतलब, अगर एक बार आपके 3 साल गुजर गए, है ना, अगर आपके एक बार 3 साल गुजर गए तो आप केस तो नहीं कर सकते। लेकिन 3 साल के बाद अगर सामने वाली पार्टी एक बार ऐसा कह देती है, आपसे वादा कर देती है कि वो आपको पैसे देने के लिए तैयार है, तो उस केस में फिर उसको पैसा देना ही पड़ेगा, भले वो टाइम बार्ड क्यों ना हो, ठीक है, भले वो टाइम बार्ड क्यों ना हो, फिर भी। समझ आया कि बताओ। तो यहां पर कहने का मतलब क्या है, देखो, जब बाद में ईशांत वादा कर रहा है ना, जब 3 साल के बाद ईशांत ने यहाँ पर वादा किया कि वो पैसे देने वाला है, तब तो उसके लिए कोई कंसीडरेशन नहीं था। ईशांत आपसे पहले से ही माल लेके बैठा था और 3 साल एक्सपायर हो गए थे। तो अगर आपको पैसा वो नहीं भी देता ना, तो भी आप कुछ नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी वो आपसे वादा कर रहा है कि वो आपको पैसा देने के लिए तैयार है, तो यहाँ पर तो ईशांत के लिए कुछ भी कंसीडरेशन नहीं है, बट फिर भी उसका वादा जो है उसके ऊपर बाइंडिंग रहेगा। मतलब आप उसके ऊपर केस कर सकते हो, है ना, आप जो है उस पार्टी के ऊपर केस कर सकते हो। डन, परफेक्ट, है ना। इसकी वर्डिंग सब पढ़ लेते हैं, सुनिएगा। तो नेक्स्ट में क्या बोला है, वेर अ प्रॉमिस इन राइटिंग, where a promise in writing signed by the person making it or by his authorized agent is made to pay a debt barred by limitation, it is valid without consideration। तो यहां पर सामने वाले ने जो वादा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, है ना, लिखित में करना चाहिए। सामने वाले ने जो वादा करना चाहिए ना, वो बिल्कुल लिखित में करना चाहिए। तो ईशान ने अगर कहा कि वो पैसे देने के लिए तैयार है 3 साल के बाद, तो बिल्कुल आप उससे पैसा जो है वसूल कर सकते हैं। क्लियर है क्या, बताइए। बोलिए, समझ आया, डन, क्लियर हुआ, है ना, समझ आया, हाँ, परफेक्ट। चलो सुनो। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 22, है ना, एग्जाम्पल नंबर 22,
A is indebted to C for रुपीज 60,000. A is indebted to C का मतलब क्या है ना, A is indebted to C का मतलब क्या कि A को पैसा देना है 60,000 रुपए, बट द डेट इज बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट, है ना, बट इट इज बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट. एंड बाद में क्या हुआ, A signs a written promise now to pay 50,000 in final settlement of the debt. तो A को वैसे पे करने थे 60,000 रुपए, लेकिन ये है ना बार्ड बाय लिमिटेशन था, और बाद में इन्हें क्या बोला कि मैं आपको जो है देने के लिए तैयार हूं कितना, 50,000 रुपए फुल एंड फाइनल सेटलमेंट. तो ये कह रहा है सामने वाले को लेना है तो लो, नहीं तो मत लो. एंड दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन बट इनफोर्सिएबल. एक बार टाइम एक्सपायर हो गया, उसके बाद आप वादा कर रहे हो, तो भले आपको बदले में कुछ ना मिल रहा हो, है ना, भले आपको बदले में कुछ ना मिल रहा हो, लेकिन फिर भी क्या होगा, सामने वाला आपके ऊपर केस कर सकता है, है ना, सामने वाला जो है आपके ऊपर केस कर सकता है. क्लियर है, इजी है कि नहीं, बताओ, समझ आया. तो आपको पैसे देने थे 60,000 रुपए, लेकिन 3 साल गुजर चुके थे, फिर आपने रिटर्न में उसको प्रॉमिस किया कि मैं पैसा दूंगा. तो एक बार अगर आपने रिटर्न में प्रॉमिस कर दिया, तो फिर सामने वाला आपके ऊपर केस कर सकता है, भले भी यहां पर बाद में कंसीडरेशन नहीं है फिर भी. परफेक्ट, क्लियर. अब चलिएगा, है ना, पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला पॉइंट. नेक्स्ट है एजेंसी. तो यहां पर अगर आप किसी को एजेंट बनाते हो ना, तो वहां पर भी कंसीडरेशन की जरूरत नहीं रहती है. ठीक है, जैसे ऋषभ ने हिमांशु को कहा कि आज से तू मेरा एजेंट, है ना, ऋषभ ने हिमांशु से कहा कि आज से तू मेरा एजेंट, बात खत्म, एजेंट बन जाएगा वो. ठीक है, तो आपको एजेंट बनने के लिए कंसीडरेशन की जरूरत नहीं रहती है. क्लियर हुआ क्या, डन. तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 185 वगैरह वगैरह, नो कंसीडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी. तो किसी को एजेंट बनाने के लिए आपको किसी प्रकार का कंसीडरेशन की लिखने की जरूरत नहीं रहती है. आपने बोला कि वो आपका एजेंट है, उसने माना, बात खत्म. ओके, नेक्स्ट, कंप्लीटेड गिफ्ट, है ना. गिफ्ट में कंसीडरेशन मिलता है क्या, है ना, मुझे बताओ, गिफ्ट में कंसीडरेशन मिलता है क्या, मिलता है कि नहीं मिलता है, गिफ्ट में कंसीडरेशन मिलता है क्या, नहीं ना. जैसे देखो, अभी आपके 90% आए हैं, 80% आए हैं, 95% आए हैं अभी अभी आपके 12th में. तो आपके घर वालों ने, है ना, आपके घर वालों ने आपको एक घड़ी दी, बढ़िया, है ना, आपके घर वालों ने एक आपको बहुत ही बेहतरीन घड़ी दी, है ना, 100 रुपए वाली, है ना, आपके घर वालों ने आपको एक घड़ी दी, कितने वाली, 100 रुपए वाली घड़ी दी. तो वो एकदम खुश हो गए, है ना, एकदम खुश हो गए आपके घर वाले, आपका इतना बढ़िया रिजल्ट देके आपने 95% लाए हैं, तो आपको उन्होंने 100 रुपए वाली घड़ी दी. ठीक है, तो आपको दे दी, और फिर कल जाके वापस मांग रहे हैं, है ना, कल जाके बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हमको वापस दो. तो बताओ, क्या वो वापस ले सकते हैं आपसे, है ना, क्या वो आपसे ये घड़ी वापस ले सकते हैं, तो नहीं. है ना, एक बार अगर आपने गिफ्ट दे दिया, है ना, एक बार अगर आपने गिफ्ट दे दिया ना, तो आप वापस नहीं ले सकते. और अगर आप वापस लेने जाओ, तो सामने वाली पार्टी आपके ऊपर केस भी कर सकती है. आप ऐसा नहीं कह सकते आपके कि भाई कंसीडरेशन नहीं था. ठीक है, तो गिफ्ट के केस में क्या होता है कि कंसीडरेशन नहीं भी हो तो भी गिफ्ट वैलिड माना जाता है. अब जैसे देखो, प्रॉपर्टी का बंटवारा वगैरह भी होता है ना, जब घर का पार्टीशन वगैरह होता है, तो आपके, है ना, हिस्से में समझो किसी के घर में दुकान आया, किसी के घर में मकान आया, है ना, वगैरह वगैरह जो भी है. तो किसी को दुकान मिली, किसी को मकान मिला, किसी को जमीन मिली. तो यहाँ पर भी जब ट्रांसफर होता है ना, तो वहां पर कोई कंसीडरेशन नहीं होता है, बट फिर भी वो ट्रांसफर बिल्कुल वैलिड होता है ना, वहां पर भी वो बिल्कुल ट्रांसफर आपका वैलिड होता है. ठीक है, तो आपको घर वालों से कोई गिफ्ट मिला, किसी से भी कोई भी गिफ्ट मिला, वो आपके लिए हमेशा हमेशा वैलिड रहेगा, कंसीडरेशन नहीं है तो भी. ठीक है, परफेक्ट, क्लियर, है ना. चलिए, तो गिफ्ट के केस में कंसीडरेशन होने की कोई भी जरूरत नहीं है, गिफ्ट दिया मतलब मुद्दा खत्म. सो इन केस ऑफ कंप्लीटेड गिफ्ट मतलब फॉर्मेलिटीज वगैरह जहां पर करनी थी, फॉर्मेलिटीज भी पूरी की है. ठीक है, कंप्लीटेड गिफ्ट मतलब विथ फॉर्मेलिटीज. जैसे अगर आप किसी को प्रॉपर्टी वगैरह गिफ्ट कर रहे हो, तो उसके नाम पर रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा ना. तो पूरी की पूरी फॉर्मेलिटीज जहां पर कंप्लीटेड है ना, जहां पर आपकी पूरी की पूरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट है, वहां से फिर आपसे वो गिफ्ट वापस नहीं मांगा जा सकता. ठीक है, परफेक्ट. सर 4th में एजेंसी लिखा है, मुझे पता है ना, शायद आपको नहीं पता है, एजेंट और एजेंसी एक ही बात है. एजेंट और एजेंसी अलग अलग होता है क्या, बताओ, है ना, आपका क्या नॉलेज है, देखूं मैं.
है ना। सुनो, एजेंसी पता है आपको एजेंसी क्या होती है? एजेंसी दी जाती है लोगों को, और जो एजेंसी संभालता है उसको क्या आप क्या कहते हैं? एजेंट कहते हैं। ठीक है, तो जहां पर भगवान बैठते हैं उसको आप मंदिर कहते हैं। सिमिलरली, ठीक है, एजेंसी संभालने वाले को आप एजेंट कहते हैं। समझ आया? है ना, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। है ना, सवाल भी तो ऐसे पूछते हैं, ढंग के पूछा करो थोड़ा। नेक्स्ट है आपका कौन सा? कंप्लीटेड गिफ्ट। सो इन केस ऑफ कंप्लीटेड गिफ्ट द रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अप्लाई। तो ये वाला रूल आपका वैलिड नहीं होता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 1 to सेक्शन 25 स्टेट्स नथिंग इन दिस सेक्शन शेल अफेक्ट द वैलिडिटी एज बिटवीन द डोनर एंड द डोनी। ठीक है, इस सेक्शन में क्या भी लिखा हुआ है, इस सेक्शन में जो भी लिखा हुआ है उससे डोनर और डोनी को फर्क नहीं पड़ेगा। डोनर और डोनी मतलब कौन? डोनर और डोनी मतलब कौन? जिसने डोनेशन दिया है वो डोनर और जिसको मिला है वो डोनी। ठीक है, बोलो क्लियर है कि नहीं? जिसने डोनेशन दिया हुआ है वो है डोनर और जिसको मिला है वो है डोनी। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बोला कि है ना, आप मुझे जो है सुपर चैट वगैरह वगैरह कर दिया करो, आप नहीं करते हो, तो मैंने क्या किया, मैंने ना जानबूझ के एक ट्रस्ट क्रिएट किया, है ना, मैंने एक ट्रस्ट क्रिएट किया और मैंने कहा कि आप चलो पैसा इस ट्रस्ट में ना डोनेट कर सकते हो, और ये ट्रस्ट का जो पैसा ये भले कामों के लिए यूज होगा, है ना, जरूरतमंदों के लिए यूज होगा, ऐसा मैंने आपको बताया। तो आपने पैसा डोनेट कर दिया ट्रस्ट को, तो आप हो गए डोनर और जिसको मिला है वो है डोनी। क्लियर, एकदम इजी। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई कंसीडरेशन वाला जो पॉइंट है, कंसीडरेशन होना चाहिए, दिस डज नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ डोनर एंड डोनी ऑफ एनी गिफ्ट एक्चुअली मेड। इनके 10 मतलब कहने का मतलब गिफ्ट डू नॉट रिक्वायर एनी कंसीडरेशन। तो गिफ्ट में किसी प्रकार कंसीडरेशन नहीं रहा तो भी चलेगा, है ना, परफेक्ट क्लियर। चलिए, तो ये हो गया आपका, है ना, कंप्लीटेड गिफ्ट। अब नेक्स्ट है आपका बेलमेंट, है ना, नेक्स्ट है आपका बेलमेंट। अब ध्यान से सुनिएगा बेलमेंट का मतलब क्या होता है, है ना, ध्यान से सुनिएगा बेलमेंट का मतलब क्या होता है। तो यहां पर कृष्णा है ना, यहाँ पर कृष्णा है और कृष्णा के पास में एक कार है ना, कृष्णा जो है, कृष्णा के पास ना एक ऑरेंज कार है। है ना, सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से। कृष्णा के पास ना एक ऑरेंज कार है। अब इसकी ये जो कार है इसके पड़ोसियों को बहुत पसंद है ना, इतनी नायाब कार आपको दिख रही होगी, इतनी प्यारी कार आपको दिख रही होगी। तो ये जो कार है ना, कृष्णा के पड़ोसी लेके जाते हैं। तो कृष्णा की जो नेबर है ना, कृष्णा की जो नेबर है कौन? राधा, है ना, कृष्णा की नेबर है राधा। तो राधा जो है वो इसकी कार को घुमाने के लिए लेके गई, रोल्स रॉयस, BMW, है ना, सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से। तो इसकी जो कार है, इसकी नेबर, इसकी पड़ोसन राधा लेके गई। ठीक है, और उसने कहा कि ये जो कार है मुझे कुछ देर के लिए इस्तेमाल करनी है, मतलब उसको अपनी सखियों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, है ना, बाकी गोपियों के साथ घूमने जाना था। और उसने कहा कि मैं इसको यूज करूंगी और बाद में रिटर्न कर दूंगी, है ना, मैं इसको यूज करूंगी और बाद में रिटर्न कर दूंगी। ठीक है, अब ये राधा क्या हुआ, है ना, राधा इस कार को लेके तो गई, है ना, राधा इस कार को लेके तो गई, लेकिन वहां पर ना एक्सीडेंट करके आ गई, है ना, और कार में भिन्न भिन्न प्रकार के स्क्रैचेस लग गए, है ना, जहां देखो वहां स्क्रैचेस लग गए। अब मुझे बताओ, है ना, मुझे बताइए कि कृष्णा जो है क्या ये राधा के ऊपर केस कर सकता है ना, कृष्णा जो है क्या ये राधा के ऊपर केस कर सकता है? बताओ हाँ या ना। नैनो की बेटी लग रही है, बहुत बढ़िया। हाँ ना, मुझे बताओ कि कृष्णा जो है क्या वो राधा के ऊपर केस कर सकता है? अच्छा, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, दिस इज कॉल्ड एज बेलमेंट। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, दिस इज कॉल्ड एज बेलमेंट। तो बेलमेंट में क्या होता है, आप अपनी चीज का पोजेशन किसी और को देते हो, है ना, सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से। बेलमेंट में क्या होता है कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट वगैरह पड़ा हुआ है, तो प्रोडक्ट आप किसी और को यूज करने के लिए देते हो, या आपकी गुड्स किसी और को यूज करने के लिए देते हो फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, और वो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो सामान आपको वापस ला के देता है ना, या आप जो बोलते हो आपको वो करके देता है। आप अगर आपने बोला कि आपको ला के दो तो आपको ला के देगा,
आपने बोला कि भैया के यहाँ पर छोड़ना है तो भैया के यहाँ पर छोड़ देंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो बेलमेंट का सिंपली मतलब क्या होता है कि आपकी कोई चीज किसी और ने इस्तेमाल करने के लिए, यूज करने के लिए ली है, दैट इज कॉल्ड एज बेलमेंट। अब देखो ये बेलमेंट आप अपने स्कूल टाइम में भी करते थे। जब आपके पास पेंसिल नहीं होती थी, आपके पास इरेजर नहीं होता था, तो आप किसी और से मांगते थे, है ना। तो जब आपने किसी और से इरेजर वगैरह मांगा तो वो होता था बेलमेंट। अब आपने किसी से रबर लिया, है ना, किसी से आपने कटर लिया, शार्पनर लिया या पेंसिल ली, तो क्या आपके पास ओनरशिप आ जाती थी, बताओ, है ना। क्या आपके पास मालिकाना हक आ जाता था? वो आप घर लेके आ जाते थे, वो बात अलग है, लेकिन क्या आपके पास ओनरशिप होती थी? बिल्कुल नहीं होती थी। आपके पास सिर्फ और सिर्फ पोजेशन होता था। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ चीज आपके पास आती थी और आपकी जिम्मेदारी होती थी कि आप सामने वाले को लौटाओ। अब इसमें कोई कंसीडरेशन होता था क्या? है ना, इसमें कोई कंसीडरेशन होता था क्या? नहीं। सामने वाले ने आपको सपोज पेंसिल दिया और वापस ले लेगा, है ना, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंसीडरेशन नहीं था। बट फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट रहेगा मतलब क्या, कि अगर वो पेंसिल, है ना, शार्पनर या इरेजर अगर आप घर लेके चले गए, तो वो आपकी कॉलर पकड़ के अगले दिन आपसे वापस मांग सकता है ना। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपके पास कोई अधिकार नहीं क्योंकि कंसीडरेशन नहीं था, ना आप उसको ज्ञान वहां पर दे रहे हो कि कंसीडरेशन नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, आप केस नहीं कर सकते, तो ऐसे नहीं होता है ना। बेलमेंट इज वन ऑफ द एक्सेप्शन जहां पर कंसीडरेशन अगर बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है और सामने वाला आपके ऊपर केस कर सकता है। क्लियर? परफेक्ट है कि नहीं बताओ, है ना। कोई कह रहा था सर दो ही चक्के, तो दो और दो, है ना, ऐसे रहते ना, दो और दो ऐसे रहते ना चक्के पीछे, तो आपको कैसे देखेंगे? आपको इधर से आके देखना पड़ेगा तो देखेंगे। सॉरी, बोलो क्लियर हुआ है ना? एकदम इजी है। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं, हाँ ना, इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं, सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से। बेलमेंट का मतलब क्या होता है? सो नो कंसीडरेशन इज रिक्वायर्ड टू अफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के लिए आपको किसी भी प्रकार का कंसीडरेशन नहीं लगता है। सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस बेलमेंट एज द डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। तो आपने किसी और को इस्तेमाल करने के लिए गुड्स दिए हुए हैं, है ना। देन दिस डिलीवरी इज मेड अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट पोस्ट अकम्प्लिशमेंट, कि काम होने के बाद द गुड्स विल ईदर बी रिटर्न और डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। तो एक बार काम खत्म होने के बाद या तो गुड्स आपको वापस कर दिए जाएंगे या फिर आपने जो कहा है गुड्स को वैसे किया जाएगा, है ना। आपने किसी को और को पेंसिल दी और आपने बोला था कि लास्ट की बची इसको फेंक देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इवन दैट इज कॉल्ड एज बेलमेंट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज बेलमेंट। सचिन कह रहा है केस कर सकते हैं कि नहीं? केस कर सकते हो ना, है ना। कॉन्ट्रैक्ट है मतलब केस कर सकते हो, सिंपल मुद्दा है सचिन, इसमें कंफ्यूज होने वाली कौन सी बात है? ओके, नो कंसीडरेशन इज रिक्वायर्ड टू अफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो वापस से रिपीट करके बोला है कि यहां पर कंसीडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। डन। एग्जाम्पल 23 में क्या बोला है? मिस्टर ए हैंड ओवर द कीज ऑफ हिज गोडाउन टू मिस्टर वाई। मिस्टर ए ने मिस्टर वाई को सामान रखने के लिए अगर गोडाउन की कीज दी, इसका मतलब ये थोड़ी कि मिस्टर वाई मालिक बन जाएगा, है ना। वो चाबी लेगा, अपना काम निपटाएगा, उसके बाद चाबी वापस देके जाएगा आपको, ठीक है, परफेक्ट, है ना। वाई हैड डिपॉजिटेड हिज गुड्स इन द सेम। तो आपने क्या किया था? मिस्टर वाई को गोडाउन की चाबी दी थी, अब मिस्टर वाई ने कुछ टाइम के लिए अपने गुड्स वहां पर रखा था। मिस्टर वाई गेट्स पोजीशन ऑफ द गोडाउन बट नॉट द ओनरशिप, उसके पास मालिकाना हक नहीं आता है, ठीक है। एज सून एज मिस्टर वाई लिफ्ट्स द गुड्स फ्रॉम हिज गोडाउन ही इज लायबल टू हैंड ओवर द कीज बैक टू मिस्टर ए। जहां पर जैसे ही मिस्टर वाई ने अपने गुड्स वहां से खाली कर दिए, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि मिस्टर ए को वापस से चाबी जाके दे दे। भरत कुमार कह रहा है नहीं समझा, इसमें नहीं समझने लायक कुछ है ही नहीं, है ना। थोड़ा वापस जाके देखो, थोड़ा पीछे जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगा, है ना, बेलमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है भरत, डन। चलो, तो ये हो गया आपका बेलमेंट वाला पॉइंट। तो बेलमेंट का सिंपली मतलब क्या होता है कि आपने अपना सामान किसी को इस्तेमाल करने के लिए दिया है, कंसीडरेशन नहीं है, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब सामने वाले ने अगर सामान नहीं दिया तो भी आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है चैरिटी। तो सुनना, है ना, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। अब यहां पर, है ना, यहाँ पर ऋषभ जो है ना, सुनिएगा, यहाँ पर कौन है? ऋषभ है। ऋषभ एक मंदिर में गया, है ना, ऋषभ एक मंदिर में गया और मंदिर में जाके बोल के आया कि मैं आपको 51,000 रुपए डोनेट करने वाला हूं, है ना। सिर्फ प्रॉमिस किया है, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, है ना, प्लीज बहुत ध्यान सुनना। ऋषभ एक मंदिर में गया
और उसने मंदिर में पुजारी से कहा कि मैं आपको 51,000 रुपीज जो है वो डोनेट करने वाला हूं, तो ये उसने अभी सिर्फ वादा किया है और फ्यूचर में उसने पैसे देने से मना कर दिया, है ना, फ्यूचर में उसने पैसे देने से मना कर दिया, ठीक है। तो क्या पुजारी, है ना, पुजारी जी जो हैं, है ना, पुजारी जी जो हैं, क्या वो केस कर सकते हैं ऋषभ के ऊपर? है ना, मुझे बताओ, यहाँ पर मंदिर के जो पुजारी हैं, क्या ये ऋषभ के ऊपर केस कर सकते हैं? बताइए। ऐसे तो हम कॉन्ट्रैक्ट रोज ही करते हैं, तो करते ही हो ना, मैं काम ना कर रहा हूँ, मैं तो कहता ही हूँ ना, डेली लाइफ में आप रोज कॉन्ट्रैक्ट करते हो। मुझे बताओ, ऋषभ ने वादा किया था कि मैं 51,000 रुपए डोनेट करूंगा और बाद में पैसे देने से मना कर दिया, तो क्या पुजारी जी यहाँ पर केस कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? है ना, क्यों कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं? कंसीडरेशन कहां पर है ना, कॉन्ट्रैक्ट कहां पर बना हुआ है, यहाँ पे कैसे केस कर सकते हैं बताओ? है ना, आप कह रहे हो केस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? कोई कंसीडरेशन नहीं है ना, कोई कंसीडरेशन है क्या बताओ? नहीं, कोई कंसीडरेशन नहीं है, तो वो केस नहीं कर सकते। है ना, जुनैद कह रहे हैं ड्राइंग की वजह से दुबई की शेख आपको याद करती, है ना। अच्छा, रिटर्न में होता तो कर सकते थे क्या? रिटर्न में होता था तो कर सकते थे क्या? क्यों कर सकते थे? है ना, रिटर्न एंड रजिस्टर्ड होता तो क्यों कर सकते थे बताओ? है ना, पुजारी को अगर आपने रिटर्न एंड रजिस्टर्ड लिख के दिया तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसा कहां पर लिखा हुआ है ना, हमने तो नहीं पढ़ा, आपने कहां पढ़ा? रिटर्न में हो तो भी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि कंसीडरेशन नहीं है ना, बदले में कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है ना, तो कोई कंसीडरेशन नहीं है। तो यहां पर अगर आप पैसा नहीं भी दोगे ना, तो भी आपके ऊपर केस नहीं किया जा सकता। लेकिन लेकिन है ना, ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रॉमिस, बट इफ ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of the donor's promise, on the basis of the donor's promise, अगर डोनर के वादे के बेसिस पर दी प्रीस्ट, मतलब दी डोनी, डोनी लिख देता हूं, दी डोनी incurred any liability, if the donee incurred any liability, then money can be recovered, then money can be recovered from the donor, है ना, then money can be recovered from the donor। बोलो समझ आया क्या? हाँ या ना? क्लियर हुआ? ऑल परफेक्ट, है ना, क्लियर हुआ क्या? ऑल परफेक्ट की बताओ। क्या मैंने देखो क्या बोला है कि अगर आपने वादा किया था और आपके वादे के बेसिस पर सामने वाले ने कोई लाइबिलिटी इंकर कर दी थी, तो फिर वो आपसे पैसा रिकवर कर सकता है ना। कहने का मतलब सुनो, कहने का मतलब सुनो, ऋषभ ने पुजारी को क्या कहा था, है ना, सुनिएगा प्लीज ध्यान से। ऋषभ ने पुजारी को कहा था कि मैं आपको 51,000 रुपीज डोनेट करने वाला हूं मंदिर के लिए। तो उसके बेसिस पर यहां पर पुजारी ने क्या किया था, है ना, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा दिया। आपके वादे के बेसिस पर पुजारी ने क्या किया ना, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा दिया। तो अगर आपके वादे के बेसिस पर सामने वाले पर्सन ने कोई लाइबिलिटी इंकर कर दी, डोनर के कहने पर, डोनर के कहने पर अगर डोनी ने, उसके बेसिस पर डोनी ने अगर कोई लाइबिलिटी इंकर कर दी, जैसे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चालू करवा दिया इस उम्मीद में कि 51,000 रुपए आने वाले, तो अगर आपने कोई लाइबिलिटी वाला काम चालू करवा दिया तो फिर आप डोनर के ऊपर केस कर सकते हो। तो यहाँ पर जो पुजारी है ना, यहाँ पर जो पुजारी है वो ऋषभ के ऊपर केस कर सकता है अगर पुजारी जी ने कुछ ना कुछ काम चालू करवा दिया था तो। समझ आया? इजी है कि नहीं बताओ? सो ऑन द बेसिस ऑफ डोनर्स प्रॉमिस, तो ऋषभ के कहने पर इफ द डोनी हैज इंकर्ड एनी लाइबिलिटी, डोनी ने कोई भी लाइबिलिटी इंकर कर दी थी, तो फिर क्या होगा, है ना, देन अमाउंट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द डोनर। ठीक है, प्रॉमिस रिटर्न में होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, रिटर्न वाला कुछ नहीं लिखा है। मतलब अगर आप केस करना चाहो तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, है ना, रिटर्न हो ओरल हो कैसा भी हो चलेगा। ठीक है,
कार ओनर खुद कार अपने ड्राइवर को दिया है ड्राइविंग, तो बेलमेंट होगा। आप ही का काम कर रहा है ना वो, आप ही का काम कर रहा है तो बेलमेंट नहीं होगा। किसी और को दिया हुआ है उसके काम के लिए तो वो बेलमेंट होता है। सॉरी, ठीक है, परफेक्ट है क्या, बताओ हाँ या ना, समझ आया? हाँ ना, चलिए तो इसकी वर्डिंग्स पढ़ लेते हैं। हाँ ना, वर्डिंग्स में क्या लिखा हुआ है, इफ प्रोमिसी, इफ प्रोमिसी अंडरटेक्स द लाइबिलिटी, है ना, प्रोमिसी ने अगर कोई लाइबिलिटी इंकर कर दी है सॉरी, ऑन द प्रॉमिस ऑफ द पर्सन टू कंट्रीब्यूट टू चैरिटी द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी वैलिड। ठीक है, प्रोमिसर के कहने पर प्रोमिसी ने अगर कोई भी लाइबिलिटी इंकर कर दी है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा और आप केस कर सकते हो। डन। ठीक है, ये किसमें डिसाइड हुआ था, केदारनाथ वर्सेस गोरी मोहम्मद में, है ना, केदारनाथ वर्सेस गोरी मोहम्मद में डिसाइड हुआ था। और वहां पर भी सेम हुआ था, है ना, वहां पर एक टाउन हॉल बन रहा था, है ना, समझो कि एक बिल्डिंग बन रही थी जिसमें गोरी मोहम्मद ने पहले कहा था कि मैं आपको कोई डोनेशन दूंगा, तो ऐसा सुन के केदारनाथ ने काम चालू करवा दिया और बाद में गोरी मोहम्मद ने पैसा देने से मना कर दिया। तो केदारनाथ ने उसके ऊपर केस किया और जीत गया, क्योंकि उसने लाइबिलिटी इंकर कर दी थी इस वजह से। परफेक्ट, क्लियर है, इजी है ना। उसने कंस्ट्रक्शन के लिए कंसेंट दे दिया तो केस कर सकता है, कुछ ना कुछ काम चालू करवाना चाहिए, जरूरी नहीं कंस्ट्रक्शन हो, कोई भी लाइबिलिटी अगर किया तो भी चलेगा। ठीक है, परफेक्ट है ना। चलिए, तो ये आपके देखो 7 पॉइंट्स हुए कौन कौन से, और इसके साथ आपका चैप्टर हुआ खत्म, है ना, इसके साथ आपका चैप्टर हुआ खत्म। ये 7 पॉइंट्स आपके कौन कौन से थे, इन 7 पॉइंट्स में आपको बताया गया था कि अगर यहाँ पर कंसीडरेशन नहीं भी रहा स्टिल योर कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। तो कहाँ कहाँ पर, तो पहला नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ठीक है, तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में क्या क्या पॉइंट्स है कि पार्टी जो है नियर रिलेशनशिप में होनी चाहिए, नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, है ना, यहाँ पर रिटर्न होना चाहिए और वो रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। अगर ये चारों चीजें हैं तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन के कारण आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, बदले में कुछ नहीं मिल रहा हो तो भी। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, है ना, पॉइंट नंबर 2 क्या है आपका, कॉम्पनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज। तो किसी ने अगर किसी पर्सन के लिए पास्ट में सर्विसेज दी थी, वॉलेंटरीली दी थी, जिस पर्सन के लिए सर्विसेज दी थी तब वो एग्जिस्टेंस में था और उस पर्सन ने बाद में प्रॉमिस किया है कि वो कॉम्पनसेट करने वाला है, तो यहां पर भी अगर 4 चीजें थी, है ना, ऐसा कुछ रहा तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। देन नेक्स्ट, प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट। तो अगर एक बार किसी से पैसा रिकवर करने का टाइम निकल चुका है, इट हैज बीन एक्सपायर्ड, एंड आफ्टर दैट द पर्सन इज प्रॉमिसिंग इन रिटर्न टू पे बैक द अमाउंट, और उसके बाद कोई आपको प्रॉमिस कर रहा है अमाउंट देने के लिए, इवन दैट विल बी वैलिड। अगर कंस्ट्रक्शन पहले ही स्टार्ट होता तो हमारा मतलब नहीं होता। ठीक है, हमारे वादे के बेसिस पर उसने काम चालू करवाना चाहिए, है ना। जब मैं कह रहा हूं तो समझने का मतलब बहुत इजी है ना, मैंने कुछ कहा उसके बेसिस पर आपने काम करवाया तो मैं बाउंड रहूंगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, समझ आया कि नहीं, बताओ। प्रोमिसर की कॉन्सेंट होना चाहिए या नहीं उस लाइबिलिटी के लिए, प्रोमिसर की कॉन्सेंट से मतलब नहीं है ना, प्रोमिसर की कॉन्सेंट से मतलब नहीं है, लेकिन जो काम चालू करवा रहा है उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपने वादा किया था इसलिए हमने काम चालू करवाया। ठीक है, परफेक्ट। चलो अब देखते हैं आगे, उस पर ज्यादा डिस्कशन हम नहीं करेंगे। देखो, आप हमेशा एक ही पॉइंट पर जाके फंसोगे, प्रूव कैसे करना है। तो प्रूफ आप वैसे ही करते हो जैसे आप मूवीज में करते हो, है ना, मूवीज में प्रूव कैसे करते हो, है ना, किसी का वीडियो लेके आओ आप, ठीक है, कोई गवाही लेके आओ, है ना, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, तो इट इज अप टू यू। समझ आया, है ना, जितना वादा किया था अमन उतना पूरा देना पड़ेगा, करेक्ट। चलो, अब ये हुआ क्या आपका प्रॉमिस टू पे टाइम बाय डेट, तो ये मैंने आपको बताया। एजेंसी, अगर आप किसी को एजेंट बनाते हो, है ना, अगर आप किसी को भी एजेंट बना रहे हैं तो उस केस में कोई कंसीडरेशन की जरूरत नहीं है, आप किसी को भी फ्रीली एजेंट बना सकते हो। कंप्लीटेड गिफ्ट, तो इवन गिफ्ट देने में कंसीडरेशन नहीं लगता है। बेलमेंट, बेलमेंट का मतलब यू हैव गिवन योर गुड्स टू समवन फॉर यूज एंड वंस द पर्पस इज कंप्लीटेड, एक बार काम हो गया है देन ईदर द गुड्स विल बी रिटर्न टू यू, या तो गुड्स आपको वापस लेके दिए जाएंगे, है ना, वापस दे दिए जाएंगे, या आपके कहने पर उसको डिस्पोज करेंगे, है ना, या आपके कहने पर आपको डिस्पोज करेंगे। ठीक है, आपको डिस्पोज करेंगे मतलब आपने जैसे कहा है गुड्स को वैसे ठिकाने लगा दिया जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। अब उसके बाद क्या, चैरिटी, तो चैरिटी के केस में अगर सामने वाले पर्सन ने आपके प्रॉमिस के बेसिस पर कोई अगर लायबिलिटी इंकर की है तो फिर आपको पैसा देना पड़ेगा, यू विल बी लायबल। ठीक है, तो ये इसी के साथ आपका सारा का सारा ये चैप्टर होता है समाप्त,
है ना। एमसीक्यूज अगर आप देखेंगे तो काफी इजी है ना, इसके एमसीक्यूज 7 ही हैं, ठीक है, टेस्ट और नॉलेज में। तो ये मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, है ना। टेस्ट और नॉलेज के बहुत ईजी है, किसी में आपको दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या आपके क्वेश्चंस, है ना। आपके मॉड्यूल में आई थिंक 2 ही क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर मैंने 1-2 पुराने वाले अभी भी रखे हैं। कंसीडरेशन का डेफिनेशन पूछा है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वैलिड कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन कैसा होना चाहिए, है ना, ये सब एकदम बेसिक क्वेश्चन जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ रखा है चैप्टर के, वही वाला क्वेश्चन है ना। नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट कॉमेंट। तो कोई कंसीडरेशन नहीं होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो पहले तो आप इसको एक्सप्लेन करोगे, है ना। पहले तो आप इसको एक्सप्लेन करोगे कि कंसीडरेशन नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होता है, दिस इज अ जनरल रूल बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस। अब उसमें से आपने कुछ एक्सेप्शंस एक्सप्लेन कर दिए तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आपने उसमें से कुछ कुछ एक्सेप्शंस कितने नंबर का आता है उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट, टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसीडरेशन मस्ट बी एडिक्वेट कमेंट, है ना। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसीडरेशन एडिक्वेट होना चाहिए क्या? कॉन्ट्रैक्ट अगर आप बना रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए आपका कंसीडरेशन एडिक्वेट होना चाहिए क्या, है ना। जरूरी नहीं है, तो इट इज नॉट नेसेसरी। आपका अगर कंसीडरेशन एडिक्वेट नहीं भी है तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। लेकिन अगर किसी पार्टी ने कहा कि दैट द फ्री कॉन्सेंट वाज मिसिंग, है ना, अगर कोई ऐसा कहता है कि कोअर्जन वगैरह था, अनड्यू इन्फ्लुएंस वगैरह था, तो उस केस में कोर्ट जो है इनएडिक्वेट कंसीडरेशन को एज एन एविडेंस ले सकती है। अगर आपने ऐसा कहा कि फ्री कॉन्सेंट नहीं है तो इनएडिक्वेट कंसीडरेशन को कोर्ट जो है एविडेंस की तरह, सबूत की तरह मान सकती है, ठीक है। तो वो जो आप पढ़ चुके हो आपने यहाँ पर, है ना, यस, तो जो आप पढ़ चुके हो पहले, है ना, वही आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। एंड लास्ट वाला क्या, यस, इट शुड हैव सम वैल्यूज इन द आईज ऑफ लॉ, वेरी गुड, है ना। इट शुड बी रियल, इट शुड नॉट बी इल्यूजरी, वेरी गुड, लिख सकते हो आप ये सब चीजें। नेक्स्ट क्या है आपका, ये आपका एग्जाम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, ये रफली 2019 का, है ना, एग्जाम क्वेश्चन है। सुनिएगा, है ना, क्वेश्चन अच्छा था, सुनो, है ना। इसमें क्या बोला है, मिस्टर सोहनलाल, है ना, ये वाला है रोहित, यही वाला क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ था। मिस्टर सोहनलाल सोल्ड 10 एकर्स ऑफ हिज एग्रीकल्चर लैंड टू मिस्टर मोहनलाल। तो सोहनलाल ने 10 एकड़ जमीन जो है मोहनलाल को बेची है ऑन 25 सितंबर 20 फॉर 25 lakhs, तो 25 लाख में बेची है। दी प्रॉपर्टी पेपर्स मेंशन्ड, प्रॉपर्टी पेपर्स में एक कंडीशन लिखी हुई थी, अमंगस्ट अदर डिटेल्स, दैट हूसोएवर परचेसेस द लैंड, कि इस जमीन को जो भी खरीदता है ना, इस जमीन को जो भी खरीदता है इज फ्री टू यूज 9 एकर्स एज पर हिज चॉइस, बट द रिमेनिंग 1 acre हैज टू बी अलाउड टू बी यूज्ड बाय मिस्टर छोटेलाल, सन ऑफ द सेलर। तो यहां पर देखो, सोहन ने जब मोहन को बेचा, है ना, सोहन ने यहां पर जब जमीन बेचा मोहन को, तो उसने बोला कि भाई देखो 10 एकड़ जमीन है, उसमें से 9 एकड़ तो आप यूज करना, लेकिन 1 एकड़ जो है वो कौन यूज करेगा, वो ना छोटेलाल यूज करेगा। तो हमारा जो बेटा है वो इसको यूज करने वाला है, सॉरी, ठीक है सर। क्वेश्चन 1 and 2 आपके बुक में, हमारी बुक में नहीं है, क्योंकि आप मेरे नोट्स नहीं पढ़ रहे हो ना, मॉड्यूल से पढ़ रहे हो, तो मॉड्यूल में नहीं है ना, मेरे नोट्स में एक्स्ट्रा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या, मिस्टर छोटेलाल सन ऑफ द सेलर फॉर कैरिंग आउट फार्मिंग और अदर एक्टिविटी ऑफ हिज चॉइस। ऑन 12 अक्टूबर सोहनलाल डाइड, सेलर मर गया, लिविंग बिहाइंड हिज सन एंड लाइफ, आई थिंक ये वाइफ होना चाहिए, है ना, लिविंग बिहाइंड द सन एंड वाइफ होना चाहिए। ऑन 15 अक्टूबर परचेसर स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑडिटोरियम ऑन द होल 10 एकर्स लैंड। तो बायर ने क्या किया, पूरे के पूरे 10 एकड़ पर एक ऑडिटोरियम बनाना चालू किया, एंड डिनाइड एनी लैंड टू द सन। नाउ मिस्टर छोटेलाल वांट्स टू फाइल अ केस अगेंस्ट द परचेसर एंड गेट अ सूटेबल रिड्रेसल। अब छोटेलाल केस करना चाहता है, डिस्कस इन द लाइट ऑफ द अबव प्रोविजंस एंड डिसाइड अपॉन मिस्टर छोटेलाल्स प्लान ऑफ एक्शन। तो छोटेलाल को एडवाइस करो कि वो केस वगैरह कर सकता है कि नहीं, है ना। छोटेलाल को इसमें आपको एडवाइस करना है कि छोटेलाल केस वगैरह कर सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो क्या क्या है, पहला पॉइंट तो आपको क्लिक होना चाहिए, कॉवेनेंट रनिंग विद द लैंड, है ना, अभी अभी आपने पढ़ा था, याद है आपको, है ना। प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन, है ना, प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन था कि इवन अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू। तो जिसका कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है, जिसने साइन नहीं भी किया हो, फिर भी वो केस कर सकता है,
तो एक आपका पॉइंट इसमें आपको समझाना पड़ेगा, कौन सा? कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, मतलब कंडीशंस, है ना, कंडीशंस अटैच विद द लैंड, ये आपको लिखना पड़ेगा। और दूसरा क्या कि भाई यहां पर छोटे लाल ने कुछ कंसीडरेशन तो नहीं दिया था, बट क्या ये फिर भी केस कर सकता है? तो हाँ, बिकॉज ऑफ द केस, है ना, चिन्या वर्सेस रम्या, फिश वाला एग्जांपल, वेरी गुड, है ना। और इसमें आप कौन सा केस लिख सकते हो? चिन्या वर्सेस रम्या। तो चिन्या वर्सेस रम्या में क्या लिखा था कि भाई यहां पर हो सकता है कंसीडरेशन माइट मूव फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एज वेल। तो यहाँ पर सोहन लाल ने, छोटे लाल ने कुछ कंसीडरेशन नहीं दिया था, लेकिन उसके पापा ने तो दिया था, तो कंसीडरेशन किसी थर्ड पार्टी से आया तो भी चलेगा, द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। तो छोटे लाल जो है वो केस कर सकता है, दैट विल बी वन पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट, कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, तो जमीन के साथ एक कंडीशन जुड़ी हुई थी जो आपने ऑलरेडी सामने वाली पार्टी को बताई थी, इस वजह से उसका सक्सेसर जो है वो भी केस कर सकता है ना। वेरी गुड, है ना, डब्बा मामा वाला, हाँ, और मछली वाला, बहुत बढ़िया, डन, परफेक्ट, है ना। तो देखो लिखने का तरीका कैसा है, अब ये सारे के सारे आपको जो है आंसर्स दिए गए, है ना। इसको मैं क्विकली आपको गो थ्रू करवा देता हूँ, है ना, सुनिएगा। पहले तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया है ना, पहले तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि केस किसके रिलेशन में है। तो उन्होंने बोला है दिस इज बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ प्रिंसिपल प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन, है ना, किसके ऊपर बेस्ड है? प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन, मतलब कोई जो स्ट्रेंजर है वो भी यहाँ पर केस कर सकता है। तो एक पॉइंट उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया। एक और पॉइंट उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया? इट इज नॉट नेसेसरी दैट कंसीडरेशन शुड बी गिवन बाय द प्रॉमिसी ओनली। तो कंसीडरेशन किसी थर्ड पार्टी ने दिया तो भी चलेगा, है ना, कंसीडरेशन किसी थर्ड पार्टी ने दिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देन द लीडिंग अथॉरिटी इन द केस ऑफ चिन्या रम्या, तो चिन्या रम्या का भी इन्होंने केस लिखा कि उसमें क्या डिसाइड हुआ था। फिर इस केस में क्या हुआ, है ना, इन द गिवन प्रॉब्लम, तो ये आपके हो गए फैक्ट्स ऑफ द केस, है ना। इस केस में क्या हुआ वो सब आपको लिखा गया है। एंड फाइनली आपको करके दिया है कंक्लूड, है ना, आपको फाइनली करके दिया है कंक्लूड कि भाई छोटे लाल जो है वो केस वगैरह कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस। डन, परफेक्ट, क्लियर है ना। तो इसको आप एक बार रीड करना कि इन्होंने आंसर कैसे लिखा है, समझेगा, है ना, इजी है। आपको मेन आइडेंटिफाई करना है कि भाई पॉइंट्स कौन से हैं। एक बार आपने प्रोविजन आइडेंटिफाई कर लिया तो आपके लिए कहानी इजी है। सॉरी, और यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन अंडर सेक्शन 25, है ना। सेक्शन नंबर 25 में आपको क्या कहा था? एक्सेप्शन दिए थे ना आपको, है ना। सेक्शन नंबर 25 में आपको क्या कहा था? आपको एक्सेप्शन दिए थे ना, हमने अभी तो पढ़ा था, देखो, द जनरल रूल इज दैट एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड, ये आपका जनरल क्या है? जनरल रूल है। लेकिन सेक्शन 25(1), सेक्शन 25(2), ये जो आपने पढ़े इसमें आपको एक्सेप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, समझ आया? करेक्ट, ओके। चलिए तो बताइए गाइस, इसी के साथ आपका ये वाला यूनिट भी होता है समाप्त। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विथ योर थर्ड यूनिट, है ना, अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, वो हम करेंगे कल स्टार्ट, ओके। चलिए तो भाई हम आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, मिलेंगे कल, बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। इंग्लिश की क्लास आपको जो है ना, मैं अपडेट कर दूंगा। ओह, लाइट गई, है ना। चलिए आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे कल।